चलिए, तो हम लोग कर रहे थे मसल कॉन्ट्रेक्शन। मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कंप्लीट हो गया। तो आज हम करेंगे उसकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। जैसे मसल थकती क्यों है? मसल की फैटिगनेस, फैटिगनेस यानी थकावट। हमारी मसल थकती क्यों है? देखो, जब हम मसल को बार बार संवेदना देते हैं, जब हमारा ब्रेन मसल को बार बार संवेदना देता है, तो मसल क्या करेगी? सारी एनर्जी खत्म कर लेगी। मसल की सारी एनर्जी कॉन्ट्रेक्शन में यूज हो जाएगी। लेकिन अभी आपको और काम करना है। आपका मन कहता है कि और काम करो। कभी होता नहीं है कि अरे यार नहीं, नींद आ रही है लेकिन पढ़ना है। इसी तरह से काम करना ही करना है, टारगेट है। आप नहीं मान रहे हो और आपके पास आपकी मसल थक गई है। उस समय बन जाता है लैक्टिक एसिड। क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड। क्यों? क्योंकि आपकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई। जब आपकी सारी ऑक्सीजन खत्म हो गई, कहाँ की? मसल की। तो मसल के पास ऑक्सीजन ना होने की स्थिति में मसल एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा कि एनएरोबिक? मतलब आक्सी श्वसन करेगा कि अनाक्सी? अनाक्सी श्वसन करेगा। और जब भी कभी अनाक्सी श्वसन होगा तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बनेगा। तो मैं यहां लिखता हूं, जब किसी मसल को, जब किसी मसल्स में रिपीटेड स्टिमुलस आता है, यानी बार बार स्टिमुलस आता है, तब मसल्स में ऑक्सीजन ना होने की स्थिति में, मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन होने की स्थिति में कि ऑक्सीजन ना होने की स्थिति में? ऑक्सीजन ना होने की कंडीशन में मसल क्या करने लगती है? मसल एन एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगती है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का दूसरा नाम फर्मेंटेशन। हिंदी में सुना होगा अनाक्सी श्वसन या किडवन। करके लैक्टिक एसिड बना लेती है। लैक्टिक एसिड बना लेती है। ठीक है ना? लैक्टिक एसिड बना लेती है। जब किसी मसल में बार बार संवेदना आती है, तो अगर ऑक्सीजन ना होने की स्थिति में उसमें क्या होने लगेगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन की एरोबिक? अनाक्सी श्वसन होने लगेगा कि आक्सी श्वसन? अनाक्सी श्वसन का दूसरा नाम किडवन या इंग्लिश में फर्मेंटेशन। और एट दैट टाइम कौन सा एसिड बनेगा? लैक्टिक एसिड। इस समय कौन सा एसिड बनेगा? लैक्टिक एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के जमा होने से क्या होता है? एक्युमुलेशन, या सिंपल भाषा में लिखो, डिपोजिशन ऑफ दिस एसिड इन मसल, दिस एसिड इन स्केलेटल मसल। हम कौन सी मसल पढ़ रहे हैं? स्केलेटल मसल। कॉज फैटिगनेस। तो बताइए, हमें थकाने वाला एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड। हमें थकाने वाला एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड। और जब हम कुछ देर रेस्ट करते हैं तो ऑक्सीजन मिल जाता है, तो लैक्टिक एसिड डिग्रेड हो जाता है, यानी हमारी थकावट दूर हो जाती है। जब हम रेस्ट करते हैं, ड्यूरिंग रेस्ट, lactic acid is degraded, then we feel
रिफ्रेश, हम रिफ्रेश हो जाते हैं फिर से, यानी हमारी थकावट दूर हो जाती है। जब हम रेस्ट करेंगे ऑक्सीजन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर क्या होगा, लैक्टिक एसिड डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड मतलब टूट गया, खत्म हो गया, जिससे हमारी थकावट दूर हो जाती है। तो बताइए हमारी मसल के थकावट का कारण क्या है? हमारी मसल के थकावट का कारण है लैक्टिक एसिड का एकत्रित होना। लैक्टिक एसिड का एकत्रित होना। तो जब भी किसी स्केलेटल मसल में बार बार सूचना आती है तो वो क्या होने लगती है, वो, और अगर उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो क्या करने लगेगी, आक्सीय श्वसन की अनाक्सीय श्वसन, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन की एरोबिक रेस्पिरेशन। और तब वहां पे क्या होने लगेगा, फर्मेंटेशन। और जब भी कभी फर्मेंटेशन होगा तो फिर कौन सा एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड। तो बनेगा लैक्टिक एसिड, और यही एसिड हमें थकाता है। जब आप बहुत काम कर लो मसल में दर्द होने लगता है, क्यों होने लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो गया, क्योंकि लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। और जब हम आराम करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये डिग्रेड हो जाता है, और जब डिग्रेड हो जाएगा तो हमारी थकावट दूर, हमारा दर्द दूर। तो ये हो गया फैटिगनेस का कारण। अच्छा, सबसे फास्टेस्ट मसल कौन सी होती है? नहीं, कार्ड वो क्विक होती, क्विक। फास्टेस्ट पूछा है मैंने। सबसे तेज काम कौन करती है? ये कैसी मसल है पहले बताओ। ये वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री? वॉलेंट्री है, स्केलेटल मसल है, हड्डियों के टच में है। देखो, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही हो गया। मतलब सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, स्केलेटल मसल। उसमें भी कौन, आईलिड। सबसे फास्टेस्ट मसल कौन सी होती है, स्केलेटल। स्केलेटल में भी कौन सी, इससे तेज कोई मसल नहीं हमारे शरीर की। हमारे शरीर की फास्टेस्ट मसल का नाम, हाँ, यहां लिख देते हैं। फास्टेस्ट मसल होती है तीनों में स्केलेटल मसल, और उसमें भी एग्जांपल है आईलिड। इससे फास्ट कोई काम नहीं करता, क्योंकि आपको पता है आईलिड्स बहुत तेज काम करता है। आपको ये तक नहीं पता लगता है कि सामने क्या नहीं दिखा, अचानक पलक झपक जाती है और हवा भी नहीं लगती है कि वो कितनी तेजी से पलक झपक गई। बताओ सही है कि नहीं? तो कौन सा एसिड हमें थकाता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जब डिग्रेड हो जाता है तो हम रिफ्रेश फील करने लगते हैं। और सबसे फास्टेस्ट मसल का नाम है स्केलेटल मसल, उसमें भी कौन, आईलिड्स। आईलिड्स फास्टेस्ट मसल है। अब देखो, दो और टाइप की मसल होती है। एक होती है मसल्स के टाइप, स्केलेटल मसल के टाइप। इसके दो और प्रकार होते हैं। एक होता है रेड फाइबर, एक होता है रेड फाइबर, और एक होता है व्हाइट फाइबर। रेड फाइबर रेड क्यों है और व्हाइट फाइबर व्हाइट क्यों है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी की लाइन भी है। देखो, इसमें पाया जाता है एक मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का भाई है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है, स्टोर्स ऑक्सीजन इन मसल, स्टोर ऑक्सीजन इन मसल। और मायोग्लोबिन जो होता है यहाँ पे ज्यादा होता है, यानी यहाँ पे होता है मोर इन अमाउंट, मोर इन अमाउंट। अच्छा, अगर यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा पैदा हो रही होगी कि कम, ज्यादा पैदा हो रही होगी, यानी यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा।
एरियोबिक रेस्पिरेशन होता है यानी ऑक्सीजन श्वसन, इसीलिए इसको एरियोबिक मसल भी कहा जाता है। और आपको पता है कहीं पर भी ऑक्सीजन ज्यादा हो सेल में तो स्टोर कहां होती है ऑक्सीजन? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल में भी किस हिस्से में? माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के किस हिस्से में ऑक्सीजन स्टोर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होना चाहिए। देखो हर चीज लॉजिकली देखो ना, इसमें मायोग्लोबिन का अमाउंट ज्यादा है इसीलिए तो इनका कलर है रेड, इसीलिए इनका कलर रेड है, क्योंकि मायोग्लोबिन ज्यादा तो लाल कलर के दिखाई पड़ते हैं। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का भाई है, तो हीमोग्लोबिन भी तो लाल होता था, ये भी लाल है। वो ऑक्सीजन को ले जाता था, ये ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है। अच्छा, अगर कहीं पे ऑक्सीजन ज्यादा है हम समझ जाएंगे यहाँ एरियोबिक यानी ऑक्सीजन श्वसन हो रहा होगा कि अनाक्सी ऑक्सीजन श्वसन हो रहा होगा। देखो इसीलिए इसको एरियोबिक मसल भी कहते हैं, एरियोबिक मसल भी कहते हैं, वायवीय पेशी। और देखो कहीं पे ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है मतलब वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मोर होता है इनमें, लेकिन इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होता है। ध्यान देना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेस होता है। अच्छा, और ये काम करने के लिए ज्यादा एटीपी यूज करती है, यूज मोर एटीपी, यूज मोर एटीपी फॉर वर्क, ये काम करने के लिए ज्यादा एटीपी यूज करती है। और एक बात और बता दें लास्ट, इसमें लैक्टिक एसिड बहुत कम डिपॉजिट होगा। क्यों? लैक्टिक एसिड कब बनता है एनारोबिक कंडीशन में कि एरोबिक में? तो बताओ इसमें लैक्टिक एसिड डिपोजिशन कम होगा कि ज्यादा होगा? लैक्टिक एसिड डिपोजिशन, लैक्टिक एसिड डिपोजिशन लेस। इसका मतलब नॉट इजिली टायर्ड, बोलो नॉट इजिली टायर्ड। अगर मैं आपको बोलूं कि आप खड़े हो जाओ और खड़े होके पढ़ो आज पूरी क्लास खड़े होके पढ़ो, 8:15 से लेकर के बायो पहले, उसके बाद पढ़ो फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स, उसके बाद पढ़ो केमिस्ट्री, आप 1:30 पे छूटोगे खड़े होके, घंटा नहीं पढ़ पाओगे। क्यों? क्योंकि जब खड़े होगे तो आपका सारा लोड कहां पे होगा? पैरों पे, और पैरों की मसल है व्हाइट, पैरों की मसल है व्हाइट फाइबर की बनी हुई, व्हाइट फाइबर में ऑक्सीजन कम होती है तो इतनी ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा और आप खड़े नहीं हो पाओगे, दर्द होने लगेगा पैर में। लेकिन कभी ये नहीं कहोगे जा करके आज मेरे यहां दर्द हो रहा है, बहुत बैठ लिया, बोलो हिप मसल में कभी दर्द नहीं हो रहा है, इतना बैठ दिया, ऐसा नहीं होगा आपके। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिप मसल में क्या है? रेड फाइबर, इसीलिए आदमी खड़े जल्दी थक जाता है, लेकिन बैठता है तो सारा लोड कहां पे होता है? हिप मसल पे। और हिप मसल किसकी बनी होती है? रेड फाइबर्स की, रेड फाइबर्स की। इसीलिए देखो आप जल्दी थकते नहीं हो, बैठने पर व्यक्ति जल्दी थकता नहीं है, लेकिन खड़े होने पर जल्दी थक जाता है। समझ में आई कुछ बात? अच्छा एक बार बताओ, बर्ड्स तो कई किलोमीटर का रास्ता तय करती हैं, बर्ड कैन फ्लाई, और जब फ्लाई करती है तो मसल का इस्तेमाल करती है ऐसे ऐसे करने में, बताओ। अब जब पंख को फ्लिकर करने में मसल का इस्तेमाल करेंगी, ऑब्वियस सी बात है उनके पास ऐसी मसल होनी चाहिए जो जल्दी ना थके। पता लगा बर्ड रास्ते में थक गई, गिर गई, कभी सुना है ऐसा गिरते हुए देखा है? नहीं, गिरे किसी और वजह से, किसी और हार्मफुल रेस की वजह से गिर रही, वो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे उड़ते उड़ते नहीं गिर जाती। क्यों नहीं गिर जाती? क्योंकि बर्ड के पास कौन सी मसल होती है? रेड मसल। बर्ड की जो फ्लाइट मसल है वो कैसी है? रेड, जल्दी थकेगी नहीं, एनर्जी खूब मिलेगी, ऑक्सीजन खूब स्टोर करेगी, यानी बेस्ट मसल है। तो विच वन इज द बेस्ट मसल ऑफ द बॉडी? रेड मसल। आगे देखो, यहां पे आते हैं, ये वाली जो होती है इसमें मायोग्लोबिन, वहां पे भी ऑक्सीजन स्टोर करेगा, लेकिन ये लेस होता है अमाउंट में। जब ये लेस होगा अमाउंट में तो कलर होता है इसका या तो येलो या तो व्हाइट, या तो पीला होता है हल्का सा या व्हाइट, पीला या व्हाइट। अच्छा, इनको बोलते हैं एनारोबिक मसल, क्योंकि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसलिए इनको नाम दे देते हैं एनारोबिक मसल, यानी अवायवीय पेशियां।
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उल्टा कर दो, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें ऑक्सीजन कम स्टोर होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होगा। इसमें एसआर ज्यादा होगा, यानी एसआर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यूज लेस एटीपी फॉर वर्क और लैक्टिक एसिड इजिली डिपॉजिटेड, बोलो सही है, लैक्टिक एसिड इजिली डिपॉजिटेड मतलब जल्दी थकेंगी कि देर में, यानी इजिली टायर्ड। सो विच वन इज द बेस्ट मसल? हमारी बॉडी में ज्यादातर मसल ऐसी है, अभी लिखाऊंगा अगले पेज पे, जस्ट उल्टा कर दो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां लिखो एनारोबिक, यहां लिखो लेस, यहां लिखो मोर, यहां लिखो लेस एटीपी, उधर लिखो लैक्टिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट होगा, इजिली टायर्ड। यानी दो तरह के मसल्स फाइबर होते हैं, एक होते लाल कलर के जिनमें मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं मायोग्लोबिन किसमें होता है, रेड में कि व्हाइट में कि दोनों में, लेकिन ज्यादा किसमें होता है, रेड में, कम किसमें होता है? अच्छा, कौन सी मसल ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर पाएगी? अच्छा, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर करना होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा। अच्छा, वो ऑक्सीशोषण करेंगे कि अनऑक्सी ऑक्सीशोषण, ज्यादा एनर्जी निकालेंगे कि कम? इनको ज्यादा एनर्जी निकालेंगे तो यूज भी ज्यादा करेंगे, और ज्यादा एनर्जी निकालेंगे यूज ज्यादा करेंगे तो क्या होता है, जल्दी थकती नहीं है, लैक्टिक एसिड भी जल्दी इकट्ठा नहीं होता। ऐसा मैंने नहीं कहा है कि नहीं थकती हैं, मैंने क्या लिखा है, नॉट इजिली टायर्ड, आसानी से नहीं थकती है, मैंने ये नहीं लिखा नॉट टायर्ड, नॉट इजिली टायर्ड, आसानी से नहीं थकती। अगर आपको 10 14 15 घंटे बैठना हो तो आप थक जाओगे, जैसे ट्रेन में, कुछ ट्रेनें जैसे मुंबई जाने वाली 24 घंटा लगता है कानपुर से, जो सुपर फास्ट है, सुपर फास्ट ट्रेन से 22 आवर्स से लेकर 24 आवर्स तक लगता है, तो उसमें बैठे बैठे आदमी थक जाता है, कभी आरएसी की टिकट मिल जाए तो, आरएसी होती है ना, आधी आधी शेयर करने वाली। तो इस प्रकार आपने देखा कि दो तरह की मसल होती है, कौन सी अच्छी है कौन सी बेकार है, आपने देखा, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं, तो आगे बढ़े। एनसीईआरटी देखे, ये कल वाला एक फिगर है, जब मसल रिलैक्स होती है तो देखो आई बैंड ज्यादा है, एच जोन भी ज्यादा है, मसल ने सिकुड़ना चालू किया, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या, सिकुड़ रही है कि सिकुड़ चुकी है, सिकुड़ रही है। देखो, देखना ध्यान से देखना, आप इसको और इसको कंपेयर करो, आई बैंड कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? अच्छा, एच जोन भी, देखो एच जोन पहले इतना चौड़ा था अब इतना रह गया है, आई बैंड पहले इतना था अब बैंड की बैंड बच गई, छोटा हो गया है ना? तो यानी आई बैंड घटता है, ए बैंड घटता है, किसकी लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल बताया था, थिन और थिक फिलामेंट की लंबाई पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जब मसल मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आप देखो लिखा कॉन्ट्रैक्टेड, पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इससे ज्यादा नहीं होगी, बस खत्म, लॉक, इससे ज्यादा नहीं हो रही, मुट्ठी बांध ली बस, इससे ज्यादा नहीं होगी। जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है तो थिन फिलामेंट ओवरलैप कर जाते हैं, किसके ऊपर, थिन के, थिन वाला थिन के ऊपर कर गया, देखो थिन वाला थिन के ऊपर कर गया,
थिन वाला थिन के ऊपर कर गया, तो बताओ व्हेन मसल आर मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड, तो थिन वाला थिन के ऊपर ओवरलैप करता है कि थिन वाला थिक के ऊपर? थिन वाला थिन के ऊपर ओवरलैप कर जाता है, लेकिन डैमेज नहीं होता। ठीक है, इसी थ्योरी का नाम दिया था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कल बताया था कौन किसके ऊपर स्लाइड करता है, मोटे वाले के ऊपर पतला वाला, यानी कि थिक के ऊपर, या फिर यूं बोलो थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। सही है ना, बात तो एक ही है। फिर आगे देखो, यहां तक कल हम लोग ने कर लिया था, आज आगे की टॉपिक जो अभी पढ़ा है वो कवर करते हैं। अच्छा, सभी मसल का रिएक्शन टाइम सेम रहता है कि अलग अलग, आप बताओ। सबसे फास्ट रिएक्शन टाइम किसका है? आईलिड्स का। तो सभी का अलग अलग टाइम होता है रिएक्शन टाइम, मतलब संवेदना देने पर तुरंत रिस्पॉन्स करे या थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स करे, ये सभी मसल्स का अलग अलग होता है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है द रिएक्शन टाइम ऑफ ऑल द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल्स। अगर हम ये जो आज पढ़ाया, रिपीटेड एक्टिविटी ऑफ द मसल, मतलब बार बार संवेदना आए मसल में, बार बार वो संकुचित हो, तो फिर क्या हो जाएगा, उसके अंदर एक्यूमुलेशन हो जाएगा। किसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा ड्यू टू एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है ग्लाइकोजन का, कॉजिंग द फैटिगनेस। तो कौन से एसिड के कारण हम लोग थक रहे हैं? अच्छा, मसल में रेड कलर का ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है, नाम बताओ। मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की कंटेंट हाई होती है कुछ मसल्स में, कुछ मसल्स फाइबर में हाई होती है, और उनका कलर कैसा होता है? रेड, रेड अपीयरेंस आता है। सच मसल आर कॉल्ड एज रेड फाइबर। क्या ये बात मैंने बताई आपको? तो रेड फाइबर बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं रेड फाइबर। और इनमें प्लेंटी का मतलब बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, which can utilize large amount of oxygen stored in them for ATP production। मतलब क्या होगा, इनमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा और बहुत ज्यादा एटीपी प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। बोलो भाई, एटीपी क्यों ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऊर्जा ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? ज्यादा ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और लंबे समय तक काम करेंगे। These muscle therefore can be called as, क्या बोला था? एरियोबिक मसल, एरियोबिक मसल बोला था। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी मसल फाइबर थे जिनमें बहुत कम मात्रा में मायोग्लोबिन था। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, मायोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? सर दोनों में, लेकिन मायोग्लोबिन ज्यादा किसमें होता है, मायोग्लोबिन कम किसमें होता है? कौन सी मसल ज्यादा ऑक्सीजन स्टोर कर पाएगी, कौन सी कम कर पाएगी? तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। एंड देयरफॉर अपीयर्स पेल और व्हाइटिस। पेल का मतलब येलो, हल्का पीला या फिर व्हाइटिस। दीज आर नोन एज व्हाइट फाइबर। मैंने दोनों को देखो कंपेयर करके बताया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर लेस, यानी फ्यू होते हैं किसमें? व्हाइट वालों में। बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज हाई, लिखाया हुआ है। एंड दे डिपेंड अपॉन द एरोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी। एनारोबिक प्रोसेस फॉर एनर्जी, अगर ये एनारोबिक प्रोसेस से एनर्जी निकालेंगी, ऑब्वियस सी बात है लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा। लैक्टिक एसिड ज्यादा बनेगा, ये तुरंत थक जाती है, जबकि ये तुरंत नहीं थकती, लंबे समय तक काम करती है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चालू हो गया स्केलेटल सिस्टम। अब चालू हो गया स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बता रहा हूं, रुक जाइए, पहले एक लाइन जो अभी इसकी थी वो लिखा दूं। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। इसका एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने आपको? हिप मसल, हिप मसल्स, और दूसरा फ्लाइट मसल, फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। हम लोगों में हिप मसल और बर्ड्स की फ्लाइट मसल। इसका एग्जाम्पल ये है कि वेरी कॉमन इन बॉडी। इसके अलावा जितनी मसल है सब ऐसी है, वेरी कॉमन इन बॉडी। स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये किस चीज का बना होता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम किस चीज का बना होता है? हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है बोन्स का
प्लस कुछ कार्टिलेज, बोन्स प्लस फ्यू कार्टिलेज। पहली बात तो ये बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, ये बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ढांचा, फ्रेमवर्क यानी ढांचा, बोलते नहीं है ढांचा, हड्डियों का ढांचा, बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। और सभी प्रकार के मूवमेंट्स व लोकोमोशन में मदद करता है, सभी प्रकार के मूवमेंट व लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये बॉडी का क्या बनाता है? ढांचा। बॉडी का ढांचा कौन बनाता है? स्केलेटल सिस्टम। एंड हेल्प्स इन ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, हेल्प्स इन ऑल टाइप ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर होते क्या है? अच्छा, इसके पहले एक एग्जांपल एनसीईआरटी का बता दूं। कह रहा है सोचो, अगर आपके पास जबड़े में हड्डियां नहीं हो तो आप भोजन कैसे चबाओगे? कह रहा है इमेजिन जॉस विदाउट बोन, मतलब इमेजिन द च्यूइंग ऑफ फूड विदाउट जॉ बोन। बोल रहा है अगर आपके जबड़े में हड्डियां ही नहीं होगी तो भोजन आप कैसे चबा सकते हो? क्या चबा सकते हो? नहीं। कह रहा है इमेजिन chewing of food, chewing of food without jaw bones। और कह रहा है इमेजिन लोकोमोशन विदाउट लिम्ब बोन। लोकोमोशन विदाउट लिम्ब बोन। इमेजिन लोकोमोशन विदाउट लिम्ब बोन्स। कह रहे बिना जॉ बोन के क्या भोजन चबाया जा सकता है? नहीं। इमेजिन लोकोमोशन विदाउट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है। और इट इंक्लूड्स, मतलब हमारे स्केलेटल सिस्टम में क्या आता है? हमारे स्केलेटल सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक आता है बोन्स और दूसरी आती है कार्टिलेज। बोन्स को आपने सुना होगा हड्डियां या अस्थि, और इसको बोलते हैं उपास्थि। तो ये बॉडी का फ्रेमवर्क बनाते हैं, दे फॉर्म फ्रेमवर्क। कितनी बातें क्लियर हो गई? यानी हमारा स्केलेटन सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, बोन्स एंड कार्टिलेज। और यहां भी एक बात आपको सोचनी है, क्या बात सोचनी है? कार्टिलेज भी फ्यू होती है, ओनली फ्यू। इसमें सारी कार्टिलेज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली फ्यू कार्टिलेज। देखो मैंने कुछ हाईलाइट किया, फ्यू कार्टिलेज को ही शामिल करेंगे,
बोन्स तो सारी शामिल हो जाएंगी, लेकिन कार्टिलेज फ्यू होगा। और टोटल नंबर ऑफ बोन कितनी होती है? 206, 206। हड्डियां तो 206 की 206 शामिल हो जाएगी, लेकिन कार्टिलेज कुछ ही शामिल होगा, फ्यू फ्यू कार्टिलेज, ओनली फ्यू कार्टिलेज, ओनली फ्यू कार्टिलेज। Only few cartilage. Skeleton system forms the framework of the body. Number two, it is responsible for all the type of movement and locomotion. कह रहे imagine chewing of food without jaws. Is it possible? No. Imagine locomotion without limb bones. Is it possible? No. ठीक है, चलो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। आपके पैर में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए, हेयर लाइन फ्रैक्चर समझ रहे हो ना, एक बाल के बराबर दरार आ जाए तो आप चल नहीं पाओगे, आपके पैर में स्वेलिंग आ जाएगी। पैर रख के देखिए, उस पर लोड नहीं पड़ेगा। सोचो, अब हड्डियां नहीं होगी तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे क्या होते हैं, कपड़े धुल के ऐसे करते हैं ना, वैसे ही कपड़े जैसे धुलते हैं ना, लटक जाते हैं कपड़े, वैसे ही। ठीक है ना, क्लोथ विदाउट हैंगर, हैंगर जो होता है ना कपड़े को शेप देता है, वैसे क्या होता है, ये जो आपका हड्डियां है ना, वो बॉडी को शेप दे रही है, वरना बॉडी का कोई शेप ही नहीं होता, ऐसे लटके होते कपड़े की तरह कहीं। ठीक है ना, अमीबा की तरह कोई आकार ही नहीं होता हमारा, निराकार होते हैं हम लोग फिर। चलो, इट इंक्लूड्स बोन प्लस ऑल कार्टिलेज की फ्यू कार्टिलेज, फ्यू कार्टिलेज, ध्यान दीजिएगा, फ्यू कार्टिलेज, फ्यू कार्टिलेज। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं आगे। देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं हम साथ साथ। स्केलेटन सिस्टम हमारा ढांचा बनाता है, ठीक है, फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क किसका बनाता है? बोन्स प्लस फ्यू कार्टिलेज। देखो हमने दोनों बातें अलग अलग करके बताई हैं। ये हमारा ढांचा बनाता है, और ढांचा किसका बना होता है? 206 हड्डियों का और कुछ कार्टिलेज का, राइट। दिस सिस्टम हैज सिग्निफिकेंट रोल इन मूवमेंट शोन बाय द बॉडी, मतलब ये हर तरह के लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। इन्होंने लोकोमोशन नहीं लिखा है, लोग दोनों के लिए जिम्मेदार है। कह रहा है इमेजिन च्यूइंग ऑफ फूड विदाउट जॉज बोन एंड वॉकिंग अराउंड विदाउट लिम्स बोन। बताया था ना सब कुछ। बोन्स और कार्टिलेज दो चीजें हैं जो मदद करेंगी, बोन्स और कार्टिलेज दो चीजें हैं जो मदद करेंगी। तो आइए देखते हैं, बोन और कार्टिलेज मैंने बता दिया, लेकिन ये कैसे मदद करेंगी, क्या है बोन और कार्टिलेज। एक तरफ लिख देते हैं बोन और एक तरफ लिख देते हैं कार्टिलेज, तो दो तीन पॉइंट इसके लिए बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यू में। देखो बोन कैसी होती है? व्हाइट होती है ना। क्यों व्हाइट होती है? आखिर बोन व्हाइट क्यों होती है? क्योंकि इसमें होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर, इसमें व्हाइट व्हाइट वाले फाइबर होते हैं और बहुत ज्यादा मजबूती देते हैं। व्हाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाइट कोलेजन फाइबर। जैसे हमारा आरबीसी रेड होता था, क्यों रेड होता था? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के कारण। वैसे ही हमारा जो बोन्स है वो व्हाइट होती है, तो कोई तो इसको व्हाइट बना रहा होगा। कौन व्हाइट बना रहा है? व्हाइट कोलेजन फाइबर, नाम सुना है? व्हाइट कोलेजन फाइबर्स, और ये मजबूती देते हैं। इसलिए बोन्स का कलर कैसा होता है? व्हाइट। दूसरी बात, बोन्स में बहुत ज्यादा डिपोजिशन होता है कैल्शियम सॉल्ट का, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स, लाइक CA3PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम फास्फेट। सबसे ज्यादा कैल्शियम फास्फेट होता है, आपने सुना भी होगा, हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस चाहिए। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। और बोन कैसी होती है? बोन होती है हार्ड एंड नॉन प्लाइबल, हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। सर ये नॉन प्लाइबल का क्या मतलब होता है? नॉन प्लाइबल का मतलब होता है जिसका आकार परिवर्तित ना किया जा सके, जिसका आकार परिवर्तित ना किया जा सके।
इसका मतलब होता है जिसको रीसेप ना किया जा सके, नॉट रीसेप्ड। आप हिंदी में लिखना चाहो तो जिसका आकार चेंज ना किया जा सके। जैसे इधर देखो, ये क्या है, कान है ना, कान हड्डी का बना है कि कार्टिलेज का? ये देखो, चाहे जितना मोड़ो वापस, चाहे जितना मोड़िए वापस, नाक चाहे जितना इधर करिए वापस, चाहे जितना इधर करिए वापस, चाहे चपटा करिए वापस, ऊपर करिए वापस, ठीक है ना? तो यानी वापस हो गया, यानी वो रीसेप कर लेता है, लेकिन ये अपने आप को रीसेप नहीं कर पाता, ठीक है ना? बोन के लिए वर्ड आता है ऑस्टियो, इसलिए बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। कार्टिलेज के लिए वर्ड आता है कॉन्ड्रो, इसलिए इसकी स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहते हैं। समझ में आ गई बात? आते हैं इसके लिए कुछ पॉइंट्स बताते हैं। देखो इसके लिए पॉइंट्स क्या है, कार्टिलेज में व्हाइट फाइबर्स भी हो सकते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर भी हो सकते हैं। व्हाइट व येलो इलास्टिक फाइबर्स, येलो इलास्टिक फाइबर्स दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकते हैं नहीं भी, दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं, जब डिटेल में पढ़ेंगे पता चलेगा। और यहां पर दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट, इनमें होता है कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, याद रखना इसका नाम, कॉन्ड्रो वर्ड से याद रहेगा, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स। इसी की वजह से ये होता है सॉफ्ट एंड प्लाएबल, सॉफ्ट एंड प्लाएबल मतलब इसका आकार परिवर्तित हो सकता है, यानी ये रिसेव कर सकते हैं। मतलब रिसेव इटसेल्फ, अपने आप का आकार वापस कर लेंगे, रिसेव हो जाएंगे, पुनः अपने आकार को मेंटेन कर लेंगे, पुनः अपने आकार को मेंटेन कर लेंगे। बोन्स के लिए ऑस्टियो वर्ड आता है, और हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए ऑस्टियो आता है, हड्डियों के लिए, और उपास्थि या कार्टिलेज के लिए कॉन्ड्रो वर्ड आता है। इसलिए यहां पे हमने वर्ड यूज किया कॉन्ड्रोइटिन। ये देखो, कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट की वजह से ही वो सॉफ्ट और प्लाएबल होता है, ये नॉन प्लाएबल और वो प्लाएबल, वो मुलायम और ये कठोर। और यहां आपको बता दें, एक चीज क्लियर कर लीजिए थोड़ा, ये दोनों ही स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, ये दोनों ही कैसा टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। बताओ दोनों ही कैसे टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, दोनों ही स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, यानी विशेष संयोजी ऊतक या विशिष्ट संयोजी ऊतक। आपका ब्लड भी कैसा था, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड भी कैसा होता है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तीन होते हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, पहला ब्लड, दूसरा आज दो आज पढ़े, बताइए ब्लड और ब्लड, कार्टिलेज और बोन्स, ये तीनों कैसे टिश्यू है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, यानी विशिष्ट संयोजी ऊतक हिंदी में। हड्डियां व्हाइट क्यों दिखाई पड़ रही थी, कौन से फाइबर के कारण, व्हाइट कोलेजन फाइबर, और व्हाइट बहुत मजबूत फाइबर होते हैं, मतलब मजबूती देते हैं हड्डियों को, और हड्डियां और तब मजबूत हो जाती है जब उसमें कैल्शियम सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है, जब कैल्शियम सॉल्ट इकट्ठा हो जाता है तो और ज्यादा मजबूती देती है, मतलब सोने पे सुहागा हो गया।
क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते हैं। Blood and cartilage are special connective blood, cartilage and bones are special connective tissue। लेकिन यहाँ पे हम दो पढ़ा रहे हैं तो दो ही बता रहे हैं। अब आते हैं, देखना एक एक लाइन कवर करके चल रहा हूं। ये दोनों कैसे टिश्यू थे? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। फॉर्मर हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स। कह रहा है फॉर्मर मतलब पहले वाला, पहले वाला यानी बोन, जो पहले लिखा है बोन, बाद में जो लिखा है कार्टिलेज, यानी बोन का हार्ड मैट्रिक्स है। क्या हार्ड लिखाया है? देखो प्लाइबल के पहले क्या लिखाया है? हार्ड लिखा दिया है डायरेक्ट। अच्छा, और यहाँ पे हार्डनेस किसने दिया था? कैल्शियम सॉल्ट्स ने। जैसे कुछ नाम बताए हैं, कैल्शियम फास्फेट और क्या कैल्शियम कार्बोनेट इत्यादि। फिर लिखा हुआ है कि लेटर, लेटर मतलब कार्टिलेज, कार्टिलेज हैज स्लाइटली प्लाइबल मैट्रिक्स, यानी ये लचीला होता है, ये इसका अपना आकार ये बदल सकता है और अपने आकार को पुनः मेंटेन भी कर सकता है। और लचीलापन किसके कारण था? आधा नाम तो ये पता ही है, कार्टिलेज के लिए क्या नाम लगाते हैं? और आइटिन और जोड़ दो, आइटिन और जोड़ दो, आइटिन, आइटिन और जोड़ दो तो कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट। इन ह्यूमन बींग्स दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स एंड फ्यू कार्टिलेज। दोबारा रिपीट कर रहा है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, और मैंने ये बात लिखा भी दिया कि 206 हड्डियां होंगी और कार्टिलेज कुछ ही होंगे। नॉट ऑल कार्टिलेज, कार्टिलेज सारे इन्वॉल्व नहीं होते ढांचा बनाने में, ठीक है। इट इज ग्रुप्ड इनटू द टू प्रिंसिपल डिवीजन। दो भागों में बांटने जा रहे हैं, एक है एक्सियल और एक है एपेंडिकुलर। क्या होता है एक्सियल एपेंडिकुलर? जो शरीर के सेंट्रल लाइन से संबंधित हो, जो शरीर के मिडिल एक्सिस से संबंधित हो, जो शरीर के मिडिल एक्सिस से संबंधित हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सियल या फिर अक्षीय। अक्ष सुना है ना, अक्षीय कंकाल, ठीक है ना, तो बीच वाला होता है जो सेंट्रल लाइन से पास हो। अब सवाल ये उठता है, सेंट्रल लाइन से पास कौन कौन सा होता है? सेंट्रल लाइन से पास होता है आपका स्कल। अगर आप यहां लाइन खींचे तो यहां से लाइन जा रही नहीं जा रही है? जा रही है। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो ये चेस्ट, सीने की हड्डी, ये, ठीक है ना। फिर पीछे घूमे तो आपकी पूरी नेक से लेकर के टेल तक वर्टिब्री, नेक से लेकर टेल तक की रीढ़ की हड्डी, इसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। रीढ़ की हड्डी कितनी चीजें हो गई? तीन, ठीक है ना, तीन हो गई ना। उसके अलावा और क्या आ जाएगा? जरा यहां देखो, ये स्टर्नम बोन और ये इधर, और यहां से ये भी तो कनेक्टेड है, यानी ये भी तो एक्सियल में आएगी। मैंने क्या बोला? जो सेंट्रल लाइन से संबंधित हो, सेंट्रल लाइन में ये भी तो आ रही है, यानी पसलियां, रिब्स आगे जुड़ी है चेस्ट बोन से, पीछे जुड़ी है रीढ़ की हड्डी से, ये ऐसे जुड़ी रहती है, ऐसे पूरा ढांचा है, कवर कर रखा है पूरा। किसको? फेफड़े को और लंग्स को, फेफड़े को, लंग्स को, फेफड़े या लंग्स एक ही बात है ना, और किसको? और हार्ट को। और भी अंदर कुछ चीजें हैं, तो आपको जितनी मेन मेन बातें वो मैं बता रहा हूं। क्लियर हो गई बात? तो बताइए हमारे एक्सियल में क्या क्या आएंगे? एक्सियल में देखो क्या क्या आएंगे। एक्सियल में आएगा, जो नाम बताया पहले बताओ, स्कल बोला था, पीछे वर्टिब्रल कॉलम बोला था, सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं, सीने की हड्डी को क्या कहते हैं? स्टर्नम, चेस्ट बोन, और पसलियां आएंगी कि नहीं आएंगी? इतनी चीजें आ जाती हैं। क्लियर है? आइए हम अपने स्केलेटन सिस्टम को दो भागों में बांट रहे हैं। एक का नाम है एक्सियल और एक का नाम है एपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं अक्षीय कंकाल, इसको बोलते हैं उपांगीय। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 80 हड्डियां आती हैं। टोटल कितनी हड्डियां थी हमारे सिस्टम में? 206। बच्चों में तो 300 से भी ज्यादा होती हैं,
लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पैदा होने के बाद, वैसे वैसे वो क्या होती है, हड्डियां फ्यूज कर जाती हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। आपने देखा होगा जब बच्चे पैदा होते हैं, देखोगे यहाँ पे भी हार्ट बीट होती है, मतलब धड़कन पैदा होती है, ऐसे धक 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 धक, और यहाँ बहुत नाजुक होता है उनके। वहां पे एक्चुअली हड्डी ऐसे थी, ऐसे आके ऐसे करके ऐसे, ऐसे कई जगह पर गैप था, हमारे पास गैप नहीं है। बाद में वो गैप धीरे धीरे उम्र के साथ फ्यूज हो जाता है, भर जाता है। अब हमारे पास गैप नहीं है, उनको फॉन्टेनल्स कहते हैं, उनको आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे, फॉन्टेनल्स कहते हैं। तो इसका मतलब पहले हड्डियां ज्यादा थी, लेकिन काफी हड्डियां फ्यूज कर गई, और फ्यूज करके केवल कितनी रह गई, 206। बच्चों में कितनी होती है, 300 के करीब पाई जाती है, 300 से भी ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज करके केवल कितनी रह जाती है, 206। याद रखिएगा। तो उसमें से 80 हड्डियां एक्सियल में आएंगी। अब बची कितनी, 206 में से 80 घटाइए, 126। 126 हड्डियां यहां पे आएंगी। बोलिए क्लियर है। 80 एंड 126 इक्वल टू 206। एक 126 सही है, क्लियर। अब जरा बता दें इसमें क्या क्या आएगा। इसमें आता है, अभी बताया, स्कल, स्कल में 29 बोन होती है। और आएगा स्टर्नम, जिसको सीने की हड्डी बोलते हैं, एक आएगा। और आती है वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी, वो आती है 26। एक मिनट रुकेगा, 7 और 12 और 5 और 1 और 1 कितने हुए, देखो 19, हाँ 26। और आपकी हो गई रिब्स यानी पसलियां, और पसलियां होती 12 जोड़ी, 12 पेयर्स। 12 पेयर्स का मतलब हो गया 24। अब देखो 26 और 24, 50 हो गया। देखो लगभग 25-25 मान लो, तो 50 हो गया, 50। अब इसको 30 बोल दें, 50 और 30 80, हिसाब किताब बराबर। यहां चलते हैं। इसमें देखो दो चीजें हैं, इसमें क्या होगा, ये सेंट्रल लाइन से पास नहीं होगी, ये मिडिल एक्सिस से पास नहीं होगी, तो सर कहां से होगी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप बताना। जहां से हमारे हाथ पैर जुड़े हैं वो हड्डियां, प्लस हाथ और पैर वाली हड्डियां, 1 2 3 4, 4 लिम्स बोन, 4 तो लिम्स की बोन आ जाएंगी। और हर एक हाथ में या पैर में 30-30 हड्डियां हैं, 30-30, पैर में 30, इस पैर में 30, कितनी हो गई, 120 तो यही हो गई, 120 तो यही हो गई। और सुनो, ये जहां से जुड़ा है इसको बोलते हैं शोल्डर बोन, लेकिन ये शोल्डर बोन 2 हो गई, और कॉलर बोन भी 2 है, 2 कॉलर बोन है, ये जो इधर दिख रही है कॉलर बोन, और पीछे ये कंधे वाली शोल्डर बोन, यानी कितनी हो गई, 4 तो ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई ना। तो 120 और 4 124, और 2 जहां पैर जुड़े हुए, पैर जुड़े हिप बोन से, पैर जुड़े हिप बोन से, हिप बोन 2 होती है, लेफ्ट और राइट, कंफर्म। तो यानी टोटल कितनी हो गई। तो इसमें 2 चीजें आएंगी, इसमें 2 चीजें आएंगी, एक में आएगा लिम्स, पहले लिखो गर्डल, एक में आएगा गर्डल, गर्डल्स यानी मेखलाएं, सुना है ना, और एक आएगा लिम्स। और ये भी 2 प्रकार की होती हैं, ऊपर वाली को बोलते पेक्टोरल, क्या बोलेंगे, पेक्टोरल, और नीचे वाली को बोलते पेल्विक। एक होता है पेक्टोरल गर्डल और एक होता है पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल, इसको बोलते हैं अंश मेखला। और इसको शायद आपने पढ़ा हो श्रोणी मेखला। और इसमें होती 4 हड्डियां, और इसमें होती 2 हड्डियां। ये वाली गर्डल कौन सी है, जहां से हाथ जुड़े हैं उस गर्डल का नाम पेक्टोरल, और जहां से पैर जुड़े हैं उसका नाम पेल्विक। अच्छा देखो, इसमें
पीई सी आ रहा है, जिसमें अल्फाबेटिकली पहले सी आ रहा है वो ऊपर वाली है, और जिसमें पीएल सी पहले आता है कि एल बात पहले आता है, तो जिसमें पीई सी आ रहा है ना वो ऊपर वाली है, और जिसमें पीएल आ रहा है ना वो नीचे वाली है। या फिर एक सीधी सी बात, जिसमें एल आ रहा है वो लेग से जुड़ी हुई है, बस ऑब्वियस सी बात है। जिसमें एल नहीं आ रहा है वो हाथ से जुड़ी हुई है। एक और ट्रिक है, दोनों ट्रिक बता दी आपको, भूलना तो ऐसे याद कर लेना। जिसमें एल आ रहा है वो लेग से संबंधित है, और जिसमें एल नहीं एल आ रहा है उसमें देखो, इसमें एल आ रहा है पहले, जिसमें पहले एल आ जाए वो लेग से संबंधित है। लिम्स कितने होते हैं? लिम्स भी सर दो होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। दो होते हैं ये और दो होते हैं ये, हर एक में होती है 30, तो 2 × 30 बराबर 60, ये हो गई। ये भी दो है तो 2 × 30 बराबर 60, ये भी हो गई। आप देख लो 60 60 120 120 और 2 122 और 4 126, सारी हड्डियों का हिसाब किताब बराबर। सारी हड्डियों का हिसाब किताब बराबर है। एक तो क्वेश्चन इसी पे आ जाता है, कौन सी कितनी हड्डियां हैं, सीधे 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 क्वेश्चन आता है इस पे, बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता। जितना बता रहा हूं उसके अलावा एक भी लाइन नहीं आएगी, याद रखना। इतनी बातें क्लियर हो गई? एक्सियल में होती 80 बोन्स और हमारे अपेंडिकुलर में होती 126 बोन। 80 and 126 equal to 206. Finally, I told you skull has 29 bone, sternum या chest bone has 1 bone, vertebral column has 26 bone, and ribs are 12 pairs. That means 24. The sum is 80. While I told you the appendicular skeleton includes 126 bone, limbs are 4 and 4 into 30 बराबर 120, and 2 bones are hips bone, and the 4 bones are present in pectoral girdle, and the sum of total bone is 126. इतनी बातें क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। पहले एक्सियल पढ़ेंगे, एक्सियल में भी पहले स्कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्कल। एक मिनट रुकिएगा, ये एनसीईआरटी ने स्कल का सारा हड्डी बना रखा है, ये स्कल की सारी हड्डियां बना रखी है एनसीईआरटी ने।
दिस इज स्कल बोन। स्कल बोन में दो दो पार्ट में हम स्कल बोन को बांट देंगे, एक फ्रंट की हड्डियां और एक ऊपर की हड्डियां। ऊपर की हड्डी को बोलते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। ऊपर की हड्डी ब्रेन को ढक रही है तो नाम पड़ा ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम, और फ्रंट वाली हड्डी हमारा फ्रंट भाग बना रही है क्रेनियम। स्कल का फ्रंट भाग फेशियल बोन का बना है, स्कल का फ्रंट भाग फेशियल बोन का बना है, और स्कल का जो ऊपरी भाग है वो क्रेनियम कहलाता है, उसी को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। यानी दिस बिहेव लाइक अ हेलमेट, हेलमेट की तरह बिहेव करता है। बताओ ब्रेन का हेलमेट कौन है? क्रेनियम। क्रेनियम, ये देखो ये क्रेनियल बोन्स है। क्रेनियल बोन्स में 8 हड्डियां आती हैं। पहले मैं आपको क्रेनियल बोन्स बताऊं, ये देखो पूरी पीछे से ये हड्डियां हैं, आगे से साइड से ये सब हड्डियां हैं, क्रेनियम बोन है। पहले बता लें इसमें, फिर उसमें दिखाते हैं। ये मैं फ्रंट पे खड़ा हूं आपके, तो फ्रंटल, ये जो माथा है ना, माथा, माथा समझते हो ना, ये जो माथा है ना, फोरहेड, ये है फ्रंटल। अच्छा, इसके बिल्कुल पीछे आ जाना, ये वाला, इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ये है फ्रंटल, बिल्कुल पीछे वाला ऑक्सीपिटल। दो क्लियर हो गई। अब ये कनपटी, कनपटी समझते हो ना, ये एरिया, ये कान के ऊपर, ये और ये कान के ऊपर, इनको बोलते हैं टेम्पोरल। कितनी हो गई? 4 हो गई। अरे एक इधर एक इधर, ये एक थी, ये भी एक थी, कितनी हुई? फ्रंटल ऑक्सीपिटल, कितनी हो गई? अच्छा, और टेम्पोरल 3 और 4, टेम्पोरल जोड़े में है, जोड़े में है टेम्पोरल। अच्छा, यहां है पैराइटल, यहां है पैराइटल, पैराइटल पेरीफेरी में पैराइटल, तो पैराइटल बोन हो गई। अब कितनी हो गई? 5 6, 2 होती है वो भी 2। बता देंगे अभी कौन सी पेयर है कौन सी अनपेयर। कितनी हो गई? 6। एक आंखों के खांचे के पास है, आंखों के खांचे के अंदर, उसको बोलते हैं ये देखो दिखाओ, एथमॉइड। और एक यहाँ फ्रंटल के, एक देखो टेम्पोरल के आगे की तरफ है, उसको बोलते हैं स्फीनॉइड, स्फीनॉइड। तो कितनी हड्डियां हो गई? 8। एक बार नाम याद करने की कोशिश करिए। फ्रंटल वाली को, ये फ्रंट वाली को फ्रंटल, पीछे वाली को ऑक्सीपिटल। देखो ये कौन सी है? फ्रंटल, ठीक है, ये टेम्पोरल, ये पैराइटल, ये आपके ऑक्सीपिटल, ये देखो फिर से टेम्पोरल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हड्डियां आपको दिख रही हैं। पीछे वाली हड्डी का नाम, पीछे वाली हड्डी का नाम, ये फ्रंट वाली हड्डी का नाम फ्रंटल। पैराइटल देखो 2 है, आधी इधर आधी इधर, पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, एक इधर एक इधर, 2 है, राइट। एथमॉइड 1 है, स्फीनॉइड 1 है, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीपिटल बोन है ना हमारी, यहाँ नीचे दो उभार होते हैं, 2 उभार होते हैं कि 1 उभार होता है? उभार को, हड्डियों के उभार को कोंडाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंडाइल। बोलो एक बार, कोंडाइल, CONDYLE। क्या बोलते हैं हड्डी के उभार को? तो हमारे पास कितने उभार हैं? तो हम हुए डाइकोंडाइलिक। हम कैसे हुए? डाइकोंडाइलिक, ठीक है ना। तो डाइकोंडाइलिक, ये देखो दिख भी रहा है इधर, बहुत छोटा है, क्लियर नहीं है, चलो एनीवे। ये फ्रंटल, ये पैराइटल, इधर भी पैराइटल, पीछे की तरफ ग्रीन वाली ऑक्सीपिटल। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो हड्डियां 8 हो गई। 8 में से एक बार फिर क्लियर कर रहे हैं, ऑक्सीपिटल 1 है, फ्रंटल 1 है, स्फीनॉइड 1 है, एथमॉइड 1 है, लेकिन पैराइटल और टेम्पोरल 2 है। पैराइटल और टेम्पोरल 2 है। सारी बातें क्लियर हो गई। आइए फेशियल बोन पे चलते हैं। फेशियल बोन जो होता है केवल फेस का है, देखो अब इसको हाईलाइट नहीं किया गया है, अब इसको हाईलाइट किया गया है। फेशियल बोन 14 होती है, ये 8 और ये 14, टोटल कितनी हो गई? 22। लेकिन मैंने कितना बताया था, हमारे स्कल में कितनी होती है? 29। टोटल कितनी होती है? 29। लेकिन अभी मैंने कितनी बताई? अभी 8 बताई है, अब 14 बताने जा रहे हैं। ये 8 और 14, अब बाकी का जो हिसाब किताब है भी थोड़ी देर बात करेंगे। देखो इसमें होती है नेजल, इधर की नाक की हड्डी, ऐसे वाली इधर की नाक की हड्डी, नेजल बोन 2 हो गई, ठीक है ना। दोनों के बीच में एक बोमर बोन बोन होती, बोमर ऐसे सीधी वाली, ऐसे नाक सीधी आ रही है ना, ये बोमर, ये नेजल, ये नेजल, ठीक है ना, ये हो गई। अब ये पैलेट, ठीक है ना, पैलेटाइन बोन अंदर, वो पैलेटाइन बोन अंदर होती तालू वाली, ठीक है ना। ये चीक्स वाली जाइगोमैटिक, चीक्स वाली जाइगोमैटिक, चीक्स वाली जाइगोमैटिक, और ये है जबड़ा, जबड़े को बोलते हैं, ऊपर के जबड़े को बोलते हैं मैक्सिला। क्या बोलते हैं? मैक्सिला। और नीचे के जबड़े को बोलते हैं मैंडिबल। ऊपर के जबड़े में दो है, 2 पीस है, 2 पीस, लेकिन इसमें एक भी पीस नहीं है, इसमें एक भी पीस नहीं है। तो ये देखो, ये क्या है?
मैंडिबल। नीचे का जबड़ा सिंगल पीस का बना है, ऊपर का जबड़ा आधे आधे टुकड़े से बना है, देखो। यानी ऊपरी जबड़े का नाम मैक्सिला, निचले जबड़े का नाम मैंडिबल, ठीक है ना। और नाक के बीचों बीच वाली हड्डी बोमर, नाक के ये साइड वाली हड्डी नेजल। अच्छा, और तालू वाली हड्डी, तालू वाली, तो अपना जीभ ऊपर टच करो, है कोई फील हुआ कि ऊपर कुछ है? वो जो हड्डी जैसा है ना, वो है तालू की हड्डी, उसको बोलते हैं इंग्लिश में पैलेट। तालू को इंग्लिश में बोलते हैं पैलेट। अब बताओ कौन सी बोन बन गई? पैलेटाइन बोन। वो भी दो होती है, आधा इधर का तालू, आधा उधर का तालू, ठीक है ना। हमारे नाक में भी हड्डियां होती हैं, नाक की हड्डी को बोलते हैं इंफीरियर नेजल कोन की, मतलब नेजल कोन की बोलो आप, ज्यादा लंबा मत बोलो, नेजल कोन की। एनसीईआरटी में तो इनका नाम तक नहीं लिखा, हमने इसलिए बता दिया, कभी कभार पूछ लेते हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं, ठीक है ना, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो उसमें आएगा। अब बताओ टोटल कितनी हड्डियां हो गई? देखो सुनना मेरी बात, ये बताओ सर बोमर, वोमर, VOMER क्या नाम है? और ये बताओ, ये भी बताओ कितनी हो गई? 3 हो गई। ये जबड़ा मैंडिबल कितना है? और ये जबड़ा मैक्सिला, मैक्सिला कितने हो गए? तो जोड़ते जाना, कितने हो गए? 1 3 4 5 6 हो गए, 6 हो गए। अच्छा, इधर का चीक्स, इधर का चीक्स कितने हो गए? 6 2 8। नाम है जाइगोमेटिक बोन, नाम है जाइगोमेटिक बोन। उसके अलावा क्या हो जाएगा? इसके अलावा आप आगे, हाँ देखो, हमारे आंखों से आंसू निकलता है, आंसू निकालने के लिए ग्लैंड होती है, नाम है लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल ग्लैंड, ठीक है ना। और जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है, वो जिस हड्डी के अंदर सुरक्षित रहती है उसको बोलते हैं लेक्राइमल बोन, लेक्राइमल बोन। समझ में आई बात? तो ये रही लेक्राइमल बोन, कितनी हो गई? 2, ठीक है ना। अब कौन सी बच रही है? बच रही नाक के अंदर की हड्डी, नाक के अंदर की हड्डी को नेजल कोन का बोलते हैं, या कोन की। कितनी हो गई टोटल? 14 हो गई ना। और पैलेट वाली 2, तो कितनी हो गई टोटल? 14 हो गई। बताइए टोटल कितनी हड्डियां होती है? 14 होती है। तो सारी हड्डियां क्लियर हो गई। आइए एक बार नोट्स बनवा दें। ये आपकी एनसीईआरटी अब तो क्लियर हो ही गई सारी, ठीक है। ये देखो, सबसे पीछे वाली ऑक्सीपिटल, सबसे फ्रंट वाली फ्रंटल, ये कान के ऊपर वाली टेम्पोरल, और ये ऊपर सबसे ऊपर वाली पैराइटल, ठीक है ना। ये देखो एथमॉइड है, टेम्पोरल के पास है स्फिनॉइड, और ये देखो आंख के पास है एथमॉइड। और ये हो गया आपका, देखो 1 और 2 कितने हो गए? 2 ये हो गए, और 1 ये हो गया, कितने हो गए? 3, 3 और ये 2 होते हैं, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7, 7 और 1 8। और इसी में 2 उभार होते हैं, इनके उभार को देखो दिखा हुआ है ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ये देखो कितने उभार है? 2, एक ये एक ये, डाइकोंडाइलिक। नहीं, ये तो उभार है, 10 कैसे हो गए? ये तो इस हड्डी का उभार है, ये हड्डियां नहीं है, हड्डियों का उभार है। हड्डी के उभार को बोला नहीं था ऑक्सीपिटल कोंडाइल, कोंडाइल बोला था कि नहीं? और हमने बोला था हमारे पास कितने उभार हैं, तो हम डाइकोंडाइलिक हुए कि मोनोकोंडाइलिक? कौन सी हड्डियां क्लियर हो गई? क्रेनियल बोन क्लियर हो गई, ठीक है। फेशियल बोन पे आ जाते हैं। देखो आंसू वाली लेक्राइमल बोन 2 होती है, नेजल बोन ये दिख रही इधर वाली और इधर वाली। अच्छा, बीच वाली बोमर होती है, वो इसमें दिखाई नहीं गई। अच्छा, ये वाली देखो जाइगोमेटिक चीक्स बोन होती है, ये दिखाई गई है। ये देखो ऊपरी जबड़ा मैक्सिला दिखाया गया है, निचला जबड़ा मैंडिबल दिखाया गया है, ठीक है ना, ये दिखाया गया है। और हमारे बक्कल कैविटी के बेस पर एक यू शेप की बोन होती है, उसे बोलते हैं टंग बोन या हाइड, टंग बोन या हाइड, ठीक है। आइए नोट्स बनाते हैं। पहली हेडिंग क्या है? स्कल, स्कल की बोन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कौन सी बोन पढ़ने जा रहे हैं? स्कल बोन। अभी बिल्कुल याद हो जाएगी। कितनी होती थी? 29। इसमें भी सबसे पहले क्या आता है? क्रेनियम। क्रेनियम को ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। cranium is brain box, helmet like part,
हेलमेट लाइक पार्ट। और क्रेनियम में 8 हड्डियां होती हैं, 8 बोन। 8 में से कुछ होती है पेयर्ड और कुछ होती है अनपेयर्ड। कितनी पेयर्ड होती है? 2 पेयर्ड होती है। और कितनी अनपेयर्ड है? 4 अनपेयर्ड है। टोटल कितनी हो गई? 8। क्यों? ये तो अनपेयर है, 4 की 4 ही रहेंगी। और इसके 2 जोड़े हैं, तो 2 जोड़े का मतलब 4, तो 4 और 4 8। सुनो, पेयर्ड वाली कौन सी है? पेयर्ड वाली का फार्मूला है पीटी। पीटी, इसका हिंट दे रहे हैं, पीटी। पीटी, पी फॉर पैराइटल बोन, पैराइटल बोन। और टी फॉर टेम्पोरल। बोन बोन मत लगाओ, सिर्फ टेम्पोरल लिखो। बोन तो पढ़ ही रहे हो, बार बार बोन क्यों लगाना? पैराइटल और टेम्पोरल दो दो है। पैराइटल और टेम्पोरल दो दो है क्योंकि पेयर्ड है। ये भी 2, ये भी 2। ठीक है। अनपेयर्ड में आएगी 4। सर इस 4 का नाम क्या होगा? 1 2 3 4। देखो अनपेयर्ड में क्या कहेगा? ये फ्रंट वाली फ्रंटल, फ्रंट वाली फ्रंटल, और बिल्कुल पीछे वाली ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। इसी में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं। 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल, कोंडाइल मतलब उभार, प्रेजेंट होते हैं। सो अवर स्कल इज डाइकोंडाइलिक। हम लोग हैं डाइकोंडाइलिक, हम लोग हुए डाइकोंडाइलिक। जिनके पास 2 कोंडाइल हो उसे बोलते हैं डाइकोंडाइलिक। तो वी आर डाइकोंडाइलिक कि वी आर मोनोकोंडाइलिक? डाइकोंडाइलिक। और है फ्रंटल हो गया, ये हो गया, और हो गई स्फीनोइड, स्फीनोइड, और हो गई एथमोइड। और स्फीनोइड बोन में आगे फिर आएगी फिजियोलॉजी में ही, एक चैप्टर छोड़ के अगले चैप्टर में। ये बटरफ्लाई के आकार की होती है, बटरफ्लाई के आकार की होती है, बटरफ्लाई से। बस इतना याद रखो कि ये बटरफ्लाई के आकार की होती है, बटरफ्लाई के आकार की होती है। बोलो बटरफ्लाई से बोन किसे कहा गया है? स्फीनोइड। बटरफ्लाई से बोन किसे कहा गया है? स्फीनोइड को। टोटल क्रेनियम खत्म, क्रेनियम फिनिश्ड। अच्छा, स्केल में 2 सेट ऑफ बोन होता है, 2 सेट ऑफ बोन। थोड़ा सिस्टमैटिक चलें। एक को बोलते हैं क्रेनियम, जो अभी पढ़ रहे हैं, बल्कि पढ़ लिया है, और दूसरा फेसियल। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है और इसमें 14। टोटल कितनी हुई? 22। सर आप तो 29 बता रहे हो, अभी बताएंगे ना, रुक जाओ। जैसे एनसीईआरटी कह रही है वैसे ही तो चलेंगे ना। एनसीईआरटी कहती है स्कल में 2 सेट में हड्डियां होती हैं। एक सेट का नाम है क्रेनियम, दूसरे का नाम है फेसियल। दोनों मिला के कितनी है? 14 8 22, जिसमें से हमने 8 पढ़ ली है। क्रेनियम में कितनी पेयर्ड होती है जल्दी बताओ? 2 पेयर्ड। नाम बता दीजिए। पैराइटल और टेम्पोरल, इसके अलावा कोई भी पूछा जाएगा तो सब कैसी है? अनपेयर्ड। काम खत्म। पूछा जाएगा बटरफ्लाई से, बता देंगे स्फीनोइड। बाकी पूछा जाएगा कितने ऑक्सीपिटल कोंडाइल है? 2। वी आर डाइकोंडाइलिक कि वी आर मोनोकोंडाइलिक? वी आर डाइकोंडाइलिक, हम लोग हैं डाइकोंडाइलिक। वी आर डाइकोंडाइलिक।
क्रैनियम में कितने सेट ऑफ हड्डियां आती? 2। सॉरी, स्कल में कितने सेट ऑफ हड्डियां आती? 2। और कितनी हड्डियां होती उन दोनों में? 8 और 14, 22। क्रैनियम हमने पढ़ लिया, क्रैनियम को ब्रेन बॉक्स या हेलमेट लाइक पार्ट बोलते हैं। कुछ पेयर्ड होती, कुछ अनपेयर्ड। नाम बता दिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और डाइकोटाइलिक है, ये पूछा जाएगा। बाकी लोग बताइए, ये क्या है? फ्रंटल। ये क्या है? ऑक्सीपिटल। ये क्या है? टेम्पोरल। एक फ्रंटल, एक ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल। इतनी क्लियर है? एक यहाँ पे है कौन सी? एथमॉइड। और यहाँ पे किसी के पास है इधर पीछे की तरफ कौन सी? स्फेनॉइड। तो हो गई टोटल कितनी? 8। और ये पेयर्ड, पैराइटल और टेम्पोरल पेयर्ड, बाकी सारी अनपेयर्ड। बाकी सारी अनपेयर्ड। फिनिश्ड। चलिए एक बार एनसीईआरटी देखिए क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है। एनसीईआरटी कहती है स्कल इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेट्स ऑफ बोन। देखो एनसीईआरटी की एक लाइन कवर करनी पड़ेगी। लिखा है 2 सेट्स ऑफ बोन का बना होता है। स्कल 2 सेट ऑफ बोन का बना होता है। एक को क्या बोला मैंने? क्रैनियम। और दूसरे को क्या बोला मैंने? क्रैनियम और फेसियल। टोटल कितनी हड्डियां थी इन दोनों में मिला के? सर 22। क्रैनियम में कितनी हड्डियां थी? 8। ठीक है ना? दे प्रोटेक्ट द आउटर कवरिंग क्रेनियर फॉर द ब्रेन। सीधी बात है कि ब्रेन को कवर कर रहा है, ब्रेन की कवरिंग बना रहा है। बस इन्होंने तो हड्डियों का नाम दिया है फिगर में, हमने लिखवा दिया, इसीलिए हमने ये भी क्लियर कर दिया कितनी पेयर्ड है कितनी अनपेयर्ड है। ठीक है ना? जरूरी था। फिर आगे चलते हैं। कह रहा फेशियल रीजन में कितनी है? 14 है। ठीक है, ये हमारे फ्रंट भाग बना रही है, हमारे स्कल का फ्रंट भाग बना रही है। मैंने बोला भी था आपको, फ्रंट भाग बना रही है। बाकी इन्होंने सारा ये जो मैंने निकाला है, कहां से निकाला है? फिगर से, क्योंकि फिगर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आते हैं कौन सी बोन पढ़नी बाकी है? सर फेशियल बोन। फेशियल बोन कितनी होती है? 14। इसमें भी कुछ पेयर्ड होती है, कुछ अनपेयर्ड होती है। ठीक है ना? कुछ पेयर्ड होती है, कुछ अनपेयर्ड। पहले पेयर्ड वाले के नाम बता देते हैं, फिर लिखना कितने, खुद ही गिन के लिखना। पहले पेयर्ड वाले के नाम बताएं। फार्मूला है, ट्रिक है। नाउ जी प्रोग्राम, आजकल जी टीवी पे प्रोग्राम आते हैं ना, तो नाउ जी प्रोग्राम्स मेक्स द इंडियन लाफ। मेक्स इंडियन लाफ, यानी जी प्रोग्राम, जी टीवी पे ऐसे प्रोग्राम आते हैं जिससे इंडियन को हंसी आती है। मतलब लाफ्टर चैलेंज वाले, जैसे लाफ्टर चैलेंज वाले आते हैं तो हंसाते हैं। क्या बोला? नाउ जी प्रोग्राम्स मेक्स इंडियन लाफ। नाउ जी प्रोग्राम मेक इंडियन लाफ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पेयर्ड हो गई। 6 पेयर्ड हो गई, 6 पेयर्ड हो गई यानी 12, यानी 2 कैसी हुई? अनपेयर्ड। 6 पेयर्ड यानी 12। ये सब पेयर्ड वाले के नाम है। देखो अब नाम बता दें पेयर्ड वालों के। एन से नेजल, बोलो सही है, याद रहेगा। एन से नेजल, जी से जाइगोमैटिक। जाइगोमैटिक मतलब क्या? कौन सी? चीक्स वाली। जाइगोमैटिक मतलब चीक्स वाली, ये वाली, ये वाली पेयर्ड है। ये वाली पेयर्ड है। नेजल 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 नेजल, बोवर बोवर अनपेयर्ड है। नेजल नेजल, जाइगोमैटिक जाइगोमैटिक। अच्छा प्रोग्राम्स, पैलेट पैलेट, इधर का पैलेट उधर का पैलेट, इधर का तालू उधर का तालू, सबका तालू। मैंडिबल, मैंडिबल, मैंडिबल क्या? अपर जॉ की लोअर जॉ? ऊपरी जबड़ा निचला जबड़ा? ऊपरी जबड़ा। अच्छा फिर, अरे सॉरी सॉरी, मैक्सिला, अरे गलती हो गई, हो गई। बहुत कुछ सोचना होता है ना। मैक्सिला, ठीक है, मैक्सिला हो गया, क्योंकि मैं फार्मूले को सोच रहा था। आगे देखो, इंडियन,
अब इंडियन का मतलब इंटरनल कौन का, नेजल वाला, इंटरनल नेजल कौन का, इंटरनल नेजल कौन का, यानी जो नोज वाली थी। अच्छा, लाभ का मतलब लेक्राइमल, याद करो, आंसू वाली, लेक्राइमल लिख देते हैं। फॉर टीयर ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड के लिए, टीयर ग्लैंड, टीयर मतलब आंसू, आंसू वाली ग्रंथियों के लिए, आंसू, आंसू नहीं, आंसू। तो ये हो गया, मैंने पेयर्ड वाले का देखो फार्मूला बना दिया, इससे याद भी हो जाएगा और अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना ही है। वो तो आप उसके बिना तो मैं एक इंच आके नहीं बढ़ता। पूरा आपका एनसीईआरटी का फिगर पूरा यहां निचोड़ के रख दिया गया है। फेशियल में कितनी पेयर्ड है, 6। ये सब पेयर्ड वाली का फार्मूला है। ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये टू, ये भी टू, तो टू 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 कितने हो गए, 6 पेयर मतलब 12। 12 हड्डियां तो ये हो गए आउट ऑफ 14, 12 हड्डियां तो ये हो गई। अब बची कितनी सर, 2 बची, वो भी कैसी, अनपेयर्ड की पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड का यहीं पे लिख देते हैं। अनपेयर्ड का फार्मूला है वाउ मैन, लेकिन वाउ की स्पेलिंग थोड़ी चेंज की है, वाउ मैन, ठीक है ना, वाउ मैन, यानी सुनना वोमर, और मैन से याद रहेगा मैंडेबल, और मैंडेबल, मैंडेबल देखो मैन आया है इसलिए मैंडेबल याद रहेगा, यहां मैन नहीं आया है, MA आया है इसलिए मैक्सिला याद रखना, ठीक है। मैं यही शायद ध्यान मैंने नहीं दिया वो उस समय। नाउची प्रोग्राम्स मेक्स इंडियन लाभ। हम्म, हाँ वो अभी बताएंगे। मैमल में डेंट्री कहते हैं। देखो अब सारी हड्डियां आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि मैंने काफी कोशिश करके इसको ट्रिक में बदल दिया है, और कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि मैक्सिला मैंडेबल क्या है। ये है लोअर जॉ, लोअर जॉ, और मैमल में लोअर जॉ को डेंटरी भी कहते हैं। मैमल में लोअर जॉ को डेंटरी भी कहते हैं। तो क्रैनियम की हड्डियां सबको याद हो गई, और आपकी फेशियल हड्डियां भी याद हो गई आपको, फेशियल हड्डियां भी आपको याद हो गई।
इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अभी 22 हड्डियां क्लियर हुई हैं, अभी 6 हड्डियां करीब 22 हो गई ना, तो अभी करीब 7 हड्डियां इधर मिसिंग है। आइए उनको भी ढूंढ लेते हैं। एक होती है हायाइड, हायाइड बोन को टंग बोन भी कहते हैं, टंग बोन। और ये होती यू शेप्ड, और ये कहां प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, एट बेस ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बेस पर होती है। बक्कल कैविटी के बेस पर होती है, और ये टंग को मूवमेंट देती है, हेल्प्स इन टंग मूवमेंट। अब एक होती है हमारी ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स यानी कान की छोटी छोटी हड्डियां। हड्डियां जब छोटी हो ना, जब टीनी साइज की हो ना, टीनी बोन्स, जब बहुत टीनी या टाइनी हो तब इसे बोलते हैं ऑसिकल्स, हड्डियों को ऑसिकल्स कहने लगे। ये होती 3 पेयर, 3 पेयर यानी कितनी हो गई? 6 हो गई। अब देखो जो 7 मिसिंग थी, एक तो ये आपकी ये हो गई, एक तो ये हो गई, और 6 ये हो गई, तो 6 और 1 7, और उधर 22, 22 और 7 29 हो गई पूरी क्लियर। और ये 3 पेयर होती है। नाम सुनो इसका, हिंट सुनो। मिस, क्या फार्मूला है? मिस, देखो कान के पर्दे की तरफ है मैलियस, और अंदर की तरफ चलते जाओ तो मैलियस के बाद इनकस, इनकस के बाद, तो ये पूछा जा सकता है कि कान के पर्दे से अंदर की तरफ का सीक्वेंस बताओ, तो मैलियस, इनकस, स्टेपीज। पूछेगा अंदर से कान के पर्दे की तरफ बताओ, स्टेपीज, इनकस, मैलियस। सही है ना? पहला मैलियस, दूसरा इनकस, और तीसरा स्टेपीज। शेप अब पूछे नहीं जाते इसलिए मैं नहीं बता रहा, वैसे वो होता है हैमर शेप, एनविल शेप, स्टिरअप शेप, लेकिन पूछा नहीं जाता। ये है लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल, ये लार्जेस्ट ईयर ऑसिकल है, सबसे बड़ी है। और ये पूछा जाता है स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट ईयर ऑसिकल। और ये ईयर ऑसिकल तो सबसे छोटी है ही है, लेकिन बॉडी की भी सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी भी है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी ये। यहीं पे बता दूं लार्जेस्ट बोन कौन सी है? बॉडी की फीवर, ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, ये बोन बोन 2 बार लिख गया, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी। और लार्जेस्ट कौन सी है? ये एक्स्ट्रा चीज बता दी है, एक्स्ट्रा पॉइंट। तो अब हमारी सारी हड्डियां एक बार यहां पे मैं लिख देता हूं। क्रैनियम की थी सर 8, फेशियल की थी 14, हाइलाइट निकली 1, और आपकी और ईयर ऑसिकल 6, टोटल हो गई 29, 29। और स्कल की सारी हड्डियों का हिसाब किताब विद नेम ऑफ द बोन सब याद हो गया आपको। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, और बॉडी की भी सबसे छोटी हड्डी वो भी स्टेपीज है। सॉरी, ईयर की सबसे छोटी हड्डी वो भी स्टेपीज, बॉडी की भी सबसे छोटी वो भी स्टेपीज, बॉडी की सबसे बड़ी फीमर। ये नोट नहीं करना, ये मैं तो मैंने आपको सिर्फ हिसाब बताया।
तो इस तरीके से हमारा स्कल फिनिश्ड हो गया। इतना क्लियर? यानी स्कल की 29 हड्डियां हम लोगों को क्लियर हो गई। एक बार एनसीईआरटी से कुछ बातें पढ़ें। एनसीईआरटी ने कहा है ए सिंगल यूज से बोन कॉल्ड हाइट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी एंड इट इज इंक्लूडेड इन स्कल। कह रहा हूं ये भी इंक्लूडेड होगी स्कल में। मिडिल ईयर में क्या होगा? 3 टाइनी बोन्स होंगी, दैट इज बैलियस, इंकस, स्टेपीज, कलेक्टिवली कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। द स्कल रीजन आर्टिकुलेट विद द सुपीरियर रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब स्कल किस पर टिका हुआ है? वर्टिब्रल कॉलम पर टिका हुआ है। और कितने स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है? 2 पॉइंट बताए थे, ये देखो लिखा हुआ है। वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ा हुआ विद द हेल्प ऑफ 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। ऑक्सीपिटल कोंडाइल की वजह से ही हमारे स्कल को क्या बुलाते थे? डाइकोंडाइलिक। बता चुका हूं ये पॉइंट, डाइकोंडाइलिक। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम हेडिंग डालेंगे, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम पहले बताओ किधर होती है? आगे पीछे? पीछे को बोलते हैं डॉर्सल भाग। प्रेजेंट इन डॉर्सल साइड। फॉर्म फ्रेम, मेन फ्रेम ऑफ ट्रंक रीजन। मेन फ्रेम बनाता है, मेन फ्रेम। इस रीजन को बोलते हैं ट्रंक रीजन। मेन फ्रेम ऑफ ट्रंक रीजन। कहां का मेन फ्रेम बनाएगा? ट्रंक रीजन का। और 26 वर्टिब्री का बना होता है। 26 वर्टिब्री का बना होता है। इसमें 26 छोटी छोटी हड्डियां होती है, उन्हें वर्टिब्री कहते हैं। देखो, वर्टिब्री का बना होता है, 26 वर्टिब्री का बना होता है, जो सीरियल वाइज एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे मान लो ये एक वर्टिब्री है, तो ये दूसरी वर्टिब्री है, ये तीसरी वर्टिब्री है। ऐसे वर्टिब्री आपस में जुड़ी रहती है। ऐसे 26 वर्टिब्री होती है, आपस में से जुड़ी रहती है। और जिस उसके थ्रू जुड़ती है, एक डिस्क होता है, डिस्क बीच में रहता है। एक डिस्क रहता है ताकि हड्डियां आपस में रगड़ ना खा जाए। हड्डियां आपस में रगड़ ना खा जाए तो बीच में एक डिस्क या पैड लगा होता है। इसको बोलते हैं
वर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल डिस्क ये हड्डियों के बीच में होती है, बिटवीन द वर्टिब्री, बिटवीन द वर्टिब्री, ये वर्टिब्री के बीच में होती है और ये बनी होती है फाइब्रो कार्टिलेज की, ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है। वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की बनी होती है। अच्छा, आपको पता है इनके बीच से पास होता है क्या? इनके बीच से पास होता है, ये अंदर से खोखली होती है और यहां से पास होता है एक रॉड, एक रॉड पास होता है यहां बीच से, अंदर से खोखला है, ये बीच से ऐसे पास होता है और किनारे किनारे ये रॉड है, ये रॉड ऐसे बीच से होल के से पास होता है, ये वर्टिब्री में होल होता है, बीच से रॉड पास होता है, एक होल होता है, उस वो रॉड का नाम क्या है? काफी बारी पूछा गया है। किसको प्रोटेक्ट करती है? इस रॉड का नाम है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री की कैविटी से पास होता है, वर्टिब्री की कैविटी से पास होता है और वर्टिब्री की कैविटी का नाम पूछा जाता है, सुन लो यहीं पे, न्यूरल कैनाल। मतलब वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, सही है ना? वर्टिब्री न्यूरल कैनाल को, वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है, वर्टिब्री स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। यानी वर्टिब्री अंदर से खोखली है कि सॉलिड? खोखली है, उसी खोखले स्थान का नाम न्यूरल कैनाल, उसी न्यूरल कैनाल से क्या पास हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री की न्यूरल कैनाल से पास होता है। फिनिश्ड। तो वर्टिब्री डॉर्सल साइड पे कि वेंट्रल साइड पे? डॉर्सल साइड पे कि वेंट्रल साइड पे? क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।
देखो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है ये स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम बेस ऑफ स्कल, है ना। और फर्स्ट वर्टिब्री का नाम होता है, फर्स्ट वर्टिब्री इज, वी लिख के छोड़ रहे हैं मतलब वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री इज एटलस। और सेकंड का भी नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, सेकंड वर्टिब्री इज एक्सिस। एक एटलस एक एक्सिस, पहले का नाम एटलस, एटलस। अब देखो ये मान लिया स्कल है, अब स्कल में कितने उभार थे? 2, और यहीं से एटलस जुड़ी रहती है, देखो यहीं से एटलस इस पे जुड़ जाती है। और ये रही सेकंड वाली एक्सिस, ये एटलस है, ये एक्सिस है, ऐसे सारी जुड़ती चली जाएंगी। और ये स्कल है, और ये स्कल का बेस है, और ये है वो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो ऑक्सीपिटल कोंडाइल एटलस में फिट हो जाते हैं, एटलस में फिट हो जाते हैं। और जब हम इधर गर्दन घुमाते हैं ये वर्टिब्री घूमती है, इधर घुमाते हैं वर्टिब्री घूमती है, ठीक है ना। तो 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल। तो बताओ स्कल का कौन सा भाग वर्टिब्रल कॉलम पे टिका हुआ है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल, इससे लॉक हो जाता है। इसके बाद अगली बात, वर्टिब्री 5 टाइप की होती है। क्यों 5 टाइप की? गर्दन वाली, नेक वाली, उसको बोलते हैं सर्वाइकल वर्टिब्री। कोई चीज गर्दन में दिक्कत हो जाए कहते नहीं सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, यानी सर्वाइकल वर्टिब्री। पहली हो गई सर्वाइकल वर्टिब्री, जिनकी संख्या होती है 7, लगभग 7। हम लोग में तो 7 होती है, पर मैमल में लगभग 7 बोल सकते हैं, कुछ में डिफर होती है। और सर्वाइकल के बाद फिर आती है थोरैसिक, जिसकी संख्या होती है 12। थोरैसिक के बाद आती पेट वाली, जिसको बोलते हैं लंबर, लंबर होती है 5। फिर आती है ये वाली सैक्रल, हिप रीजन वाली, सैक्रल, सैक्रल वो होती थी, वो होती है 1, वो भी फ्यूज्ड होती है, एक होती फ्यूज, पहले 5 थी पर वो फ्यूज्ड होके कितनी हो गई? 1। तो आप ये वाली लोगे। फिर आती टेल की, कॉकीजियल, कॉकीजियल टेल वाली को बोलते हैं, ये 4 थी, फ्यूज करके 1 हो गई। तो टोटल कितनी हो गई गिनो? 12 और 5 24, 25, 26, 26 हो जाती है, 26 हो जाएंगे। कई बार पूछा गया एटलस किस जगह से स्कल से जुड़ता है? ऑक्सीपिटल कोंडाइल से। एटलस यहां से आर्टिकुलेट होता है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना, आर्टिकुलेट का मतलब होता है जुड़ना। अच्छा, फंक्शन क्या है वर्टिब्रल कॉलम का? फंक्शन, कार्य क्या है? पहला, स्कल को सहारा देना, स्कल को सहारा देना, पहला है स्कल को सहारा देना। दूसरा फंक्शन है क्या? दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। फिर उसका अगला फंक्शन है बैक मसल और रिब्स को जोड़ने का स्थान देना, बैक मसल्स व रिब्स को जोड़ने का स्थान देना। ये इसके फंक्शन हो गए। तो स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन भी क्लियर हो गए। स्कल को सहारा देना, क्योंकि स्कल इसी पर टिका हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड को अभी देख रहे थे, सुरक्षा दे रहा था। हमारी पीछे की जितनी मसल्स हैं चेस्ट रीजन की, ये सब
ये सब स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई बैक रीजन की, पीछे की जितनी मसल है, चेस्ट रीजन, नेक रीजन, बैक रीजन, हिप रीजन, सब वहीं से जुड़ी हुई है। तो ये आज का अपना लेक्चर यही तक हो गया।